जिस क्षेत्र में कभी आपका जाना हुआ तो आप जिस लड़के की हत्या किया उसके परिवार से भी आप मुलाकात करेंगे? देखिए, हमारे पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है। धारावी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मजबूत टीम है। हमने उनसे बात की है, वो लोग लगातार उसके ऊपर फॉलो अप करते जा रहे हैं। उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उनके फैमिली वालों के साथ वो संपर्क बनाए हुए हैं इसमें। कहीं ना कहीं ये लोग हमारे महाराष्ट्र के अंदर और मुल्क के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उसी साजिश का एक हिस्सा है। अगर हम उनका शिकार अगर हो गए तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा उसमें। तो इनकी साजिशों का शिकार ना होते हुए हमने अपनी अकल लगाकर हमने जो काम करने का है वो करना है। और 200 सबसे बड़ा शहर है और इस शहर के अंदर आपकी मौजूदगी और आप लोगे तो दूसरी सिटी पर असर पड़ेगा और माहौल बनेगा और पूरा अटेंशन आपकी तरफ रहेगा। उसमें अपनी जमात का वर्चस्व बढ़ेगा, असद साहब का वर्चस्व बढ़ेगा और हमारी एक ही पॉइंट से जमात का वर्चस्व बढ़ेगा, असद साहब का वर्चस्व बढ़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार जो है ये मुंबई की तरफ से आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा भाई, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है और हर आदमी दिल की बात बोल रहा है, हर दिल की बात बोल रहे हैं। मुंबई शहर की पॉलिटिक्स को आ जाएगा और इंशाअल्लाह मुंबई शहर में जिस यहाँ से लड़ेंगे आप इंशाअल्लाह। और दूसरी से शुक्रिया कि आप लोग इस बारे में ख्याल कर रहे हैं कि मैंने इलेक्शन मुंबई से लड़ना चाहिए करके, आप लोगों की मोहब्बत है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा शुक्रिया इस बात के लिए है कि लोकसभा का इलेक्शन जब ख़त्म हुआ तो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर यकीनन आप लोग मुझे वोट नहीं डाल सकते, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की थी और मुझे इसका पूरा यकीन है कि आप लोगों ने बहुत
शिद्दत के साथ दुआएं की थी, लेकिन जो भी है हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए, अल्लाह का फैसला है। तो इस बात की मायूसी नहीं है कि इकलौता एक महाराष्ट्र का मुस्लिम MP था और उसको हराने के लिए कैसी कैसी ताकतें आके वहाँ पर बैठ गई थी, आप भी अच्छी तरह से जानते इस बात का मलाल भी नहीं है कि हम हारे भी अगर है तो हमारे खिलाफ जो दो बड़े उम्मीदवार थे वो तीन पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे थे। एक तरफ उद्धव शिवसेना कांग्रेस और शरद पवार NCP का उम्मीदवार, और दूसरी तरफ भाजपा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की NCP। तो ये तीन मजलिस अकेले लड़ रही थी और उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह करीब 3.5 लाख वोट हासिल करना मेरे हिसाब से अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी ये समझते हैं पैसे के आगे इलेक्शन कैसे चलते हैं आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे हराने के लिए अगर किसी सूबे का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री आके 3 दिन अगर बैठ जाए तो सोचिए उससे कितना खौफ था मेरे से कि मुझको आकर वहाँ पर बैठना पड़ा। एक इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है और आज के दौर के अंदर लड़ा जा रहा है, तो मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर मैंने ये महसूस किया कि मैं अगर 5 इलेक्शन भी लड़ लेता, 5 इलेक्शन लोकसभा का, तो इतना पैसा नहीं हम खर्च कर सकते थे जितना एकनाथ शिंदे ने आखिरी के 3 दिनों में आकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खर्चा कर दिया। हम मुकाबला कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, किसी लिहाज से नहीं कर सकते थे। और हमारे पास तो मामला ऐसा है कि अगर कोई इलेक्शन में खड़े रहा तो साहब पर वोट है उसके पास। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के नागपाड़ा में। देखिए MIM की हेड ऑफिस है मुंबई की। आज जो इम्तियाज जलील जी जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, एक्स MP रह चुके हैं औरंगाबाद के, यहाँ पे इन्होंने विजिट किया है। अपने सारे के सारे कार्यकर्ताओं से इन्होंने मुलाकात की। उनके आज के दिन से उनका क्या मैसेज है पैगाम रहेगा उनसे जानते हैं। सर, आज फिर आप लोग से मुलाकात, आने वाले चुनाव की बात, मुंबई जैसे क्षेत्र में फिर आपने विजिट किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, यकीनन हर सियासी पार्टी अपने तौर के ऊपर काम में जुट चुकी है। हम भी लोकसभा का इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद हम अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल चुके हैं। आज मुंबई के अलग अलग तालुक़े के ज़िम्मेदारों के साथ हमारे फैयाज साहब की सरपरस्ती के अंदर सभी से मुलाकात किए हैं और यही कोशिश चल रही है कि महाराष्ट्र के किन किन शहरों से हम इलेक्शन लड़ेंगे, मुंबई में कौन सी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, तो नेचुरल है इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आए थे। सर, जैसे कि अभी हमें कुछ मैसेज हमने देखा है जो अभी चुनाव से पहले वायरल हो रहा है आपके ही किसी टीम के माध्यम से कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत जल्द मुंबई अध्यक्ष बदलने वाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरी कौन सी टीम है मुझे पता नहीं है, आप किस टीम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो मजलिस से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं समझता हूं कि वो हम मजलिस की टीम है करके, इम्तियाज जलील की टीम नहीं है, मजलिस की ही टीम है इसमें। और यकीनन हम इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि हमारे जो मुंबई के अहम जिम्मेदारान है वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
तो उस ताल्लुक से बातचीत चल रही है। बाकी के जो भी फैसले हैं वो असद साहब लेते हैं। अब हर चीज़ जो आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है, अगर मैं उसका जवाब देने लग जाऊं तो मेरे हिसाब से 3-4 घंटे तो मेरे हिसाब से ऐसी बातों के ऊपर ही जवाब देते रहना पड़ेगा। उसके अंदर जब कुछ होगा तो आपको पता चल जाएगा, जब कुछ नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। आप महाराष्ट्र अध्यक्ष हो, शायद आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले धारावी जैसे क्षेत्र जो आपके ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है, धारावी विधानसभा, उसमें एक बच्चे की हत्या हो जाती है। उसके बाद में एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। लोग कहते हैं कि कुछ कि वो लड़के की जो हत्या हुई है, फिर धारावी के सीनियर ने और भी बहुत से लोगों ने उस माहौल को कंट्रोल किया। तो इस विषय पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ एक धारावी का मामला है ऐसा नहीं है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना हो या अजीत दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इन्हें जब लोकसभा के इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा झटका पड़ा तो अब उनके निशाने के ऊपर वो समाज है जिन्होंने खुलकर उनकी मुखालिफत की और पूरे हिंदुस्तान में की। उसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है कि मोदी के खिलाफ जाकर भाजपा का विरोध करने के लिए मुसलमानों ने 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहकर, अब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर किसी दो लोगों के अंदर झगड़ा हो जाता है तो उसको जाति का, धर्म का रंग ना देते हुए पुलिस ने अपने तौर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर खुसूसन कुछ ऐसे नेता तैयार किए गए हैं जिनको खुली छूट दी गई है कि आप किसी भी तरह की बयानबाजी कर सकते हैं, आपको जो बोलना है मुसलमानों के खिलाफ बोल सकते हैं। तो उन तमाम सियासी पार्टियों को ये बोलेंगे कि जबान हमारे मुंह में भी है, अगर कानून उनके लिए बना है तो वही कानून मेरे लिए है, और जब आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप मेरे ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए हम पुलिस से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो छुटपुट नेता है जो घूम रहे हैं मुंबई की सड़कों के ऊपर अलग अलग तरह की बयानबाजी करते हुए, उनको जरा संभाल लीजिएगा करके, वरना हमारी जबान अगर खुलेगी तो फिर आप भी दिक्कत में आ जाएंगे। ना तो मुंबई में नगर सेवक है, ना तो धारावी जैसे क्षेत्र में एमएलए, सिर्फ एक एमपी बचे हैं। उनसे भी हम धारावी के मुद्दे पे बात करते हैं तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं बोलूंगा, आप किसी और से पूछिए। तो आप 2 महीने के बाद आ रहा है, सबका हिसाब चुकता कर दीजिएगा। भाई, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ये बात सच्चाई नहीं है क्या कि मुसलमानों ने 2-2 घंटे तपती हुई धूप के अंदर खड़े रहकर वोट किसको दिया? कांग्रेस को दिया, शरद पवार साहब की एनसीपी को दिया, उद्धव ठाकरे साहब को दिया, मशाल को दिया है उसमें। लेकिन जब मेरी मस्जिद विशालगढ़ के अंदर है तो टूटती है। हमारी जानमाज, हमारी कुरान की किस तरीके से बेहुरमती की जाती है, मेंबर को तोड़ा जाता है, तब ये मुंह पे उंगली रखकर बैठेंगे, चुप्पी साधेंगे और कहेंगे कि नहीं, इम्तियाज जलील बोलना चाहिए, अवैसी साहब ने बोलना चाहिए, फैयाज साहब ने बोलना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि हमने आपके ऊपर भरोसा जताया है। अब जब अगर कुछ गलत हो रहा है, आइए मैदान में उतरिए, आप भी बताइए क्या सही है करके इसमें, और पुलिस का काम पुलिस को करने दीजिएगा। उसमें ये गुंडे मवाली कोई भी आएंगे सड़क के ऊपर और दादागिरी की बात करेंगे, तो हम कितना बर्दाश्त करेंगे इनको, और क्यों बर्दाश्त करेंगे? उसके देश के अंदर कानून है नहीं है। लगभग बहुत सी मस्जिदों को और मदरसों को नोटिस दिया गया है कि अगर आप नई कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम उतर के कार्रवाई करेंगे, ऐसा खुला जो बयान आ रहा है उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे इस तरह की अगर कोई नोटिस आती है किसी मस्जिद का, तो जब तक मैं पेपर्स नहीं देखता हूं तब तक मेरे हिसाब से मैंने बयानबाजी करना गलत होगा। लेकिन इतना मैं पूरी यकीन और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मुसलमानों ने बड़ा सोच समझकर फैसला लेने का वक्त आया है। कहीं ना कहीं ये लोग हमारे महाराष्ट्र के अंदर और मुल्क के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उसी साजिश का एक हिस्सा है। अगर हम उनका शिकार अगर हो गए तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा उसमें। तो इनकी साजिशों का शिकार ना होते हुए हमने अपनी अकल लगाकर हमने जो काम करने का है वो करना है। आपकी पार्टी चारों तरफ, आप लोग का कहना है कि हम विधानसभा में मुलाकात करें, लोगों से राब्ता कायम करें। अगर धारावी जैसे क्षेत्र में कभी आपका जाना हुआ तो आप जिस लड़के की हत्या है क्या उसके परिवार से भी आप मुलाकात करेंगे? देखिए, हमारे पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है। धारावी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मजबूत टीम है। हमने उनसे बात की है, वो लोग लगातार उसके ऊपर फॉलो अप करते जा रहे हैं। उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उनके फैमिली वालों के साथ वो संपर्क बनाए हुए हैं। इसमें मेरे हिसाब से देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर अमन रहेगा, लेकिन अगर आप है तो इलेक्शन की खातिर अगर इस मुल्क को अगर आग की लपेट में अगर आप ढकेलना चाह रहे हैं
तो ये मुल्क का, महाराष्ट्र का नुकसान होगा। और ये साजिश जो है ये भाजपा अब कर रही है। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही है कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए, हमारी सियासी ताकत को मजबूत करने का वक्त आया है। आपके घरों में घुस रहे हैं, आपके छोटे बच्चों को, हमारी बहनों के ऊपर हमला किया जा रहा है, मस्जिदों की बेहुरमती की जा रही है, मस्जिदों के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है। तो अब ये वक्त है कि हमने सब समझदारी का मुजाहरा करते हुए कुछ अच्छे फैसले लेना चाहिए। देखिए, ये इम्तियाज जलील जी है जो आज इन्होंने मुंबई जैसे क्षेत्र में इन्होंने विजिट की है, अपने सारे के सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे। इन्होंने कहा है कि जो आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो ये जो कदम उठाया गया है, आने वाले चुनाव में विधानसभा में जनता इसका जवाब देगी और आने वाले समय में कैसे फिर से मजलिस इस बार कंटेंट करती है और कैसे इनके आमदार चुन के आएंगे, इस पर मेरा जब तक